नमस्कार, मोस्ट वेलकम। चलिए, ज्योग्राफी का ये सेकंड पार्ट है और हम कंटिन्यू करेंगे। जो हमने सुबह वाली जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने कुछ प्रश्न किए थे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और बिल्कुल कंटिन्यू अब आपको बैक टू बैक चैप्टर्स जो है वो हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा चौथा प्रश्न है। ये फर्स्ट टॉपिक है, बिल्कुल नवीनतम जो पैटर्न है अपना बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग हम बोर्ड एग्जाम्स की और हाफ ईयरली एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चौथा प्रश्न है ज्योग्राफी का कि भारत की जनसंख्या वृद्धि का कौन सा चरण जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। मतलब यहाँ पर अ, दो दशकों की जनसंख्या का कंपैरिजन करते हुए आपको बताना है कि कौन सा दशक से कौन से दशक में जनसंख्या ज्यादा बढ़ी थी। इसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो प्रत्येक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर अपन इसको डिटेल में समझेंगे। ऑप्शन एक है 1901 से 1921, 1921 से 1951, 1951 से 1981 या 1981 से 2011। तो आपको याद होगा कि हमारा 1951 से लेकर 1981 वाला जो सन था, 1951 से लेकर 81 ये रहा, इसको जो है वो जनसंख्या विस्फोट की के दशक या की अवधि माना जाता है। अब इसमें क्या हुआ था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1951 से 1981 के दौर को भारत में जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आजादी के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में जबरदस्त सुधार हुए थे। 1950 में जब हम देश आगे जब बढ़ता है, 47 के बाद, आजादी के बाद से, तो देश में फिर चिकित्सा सुविधाएं बढ़ती गई, तो स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो बढ़ने लगी। इससे मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई, लेकिन जन्म दर ऊंची बनी रही, है ना। जन्म और मृत्यु दर में के इसी बड़े गैप के कारण जनसंख्या रॉकेट की तरह बढ़ी, जिससे जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया जा सकता है। तो 1950 1951 से लेकर 1980 तक ऐसा चला था। इस दौरान भारत की सालाना वृद्धि दर 2.2 के अपने चरम पर पहुंच गई थी। तो ये आपको याद रखना है कि 1951 से लेकर के हमारा 1981 की जो अवधि है, इस अवधि में क्या हुआ था, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट देखो, पांचवा प्रश्न है कि वर्ष 1921 को भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक वर्ष, द ग्रेट डिवाइड, क्यों कहा जाता है। 1921 का वर्ष है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, 1911 से लेकर 1921 का जो दशक था, इसमें जनसंख्या में गिरावट आई थी, ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। तो प्रश्न ऑप्शन पढ़ो कि इस वर्ष जनसंख्या स्थिर रही थी, इस वर्ष जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई थी, इस वर्ष जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी, या इस वर्ष पहली बार जनगणना हुई थी। तो ऑप्शन इसका राइट रहेगा सी। इसमें क्या हुआ था कि हमारा जो सी ऑप्शन है कि इस वर्ष जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। तो अब देखो, 1921 भारतीय जनसंख्या के इतिहास में एक मील का पत्थर है। यह अकेला ऐसा जनगणना साल है जब पिछली जनगणना जो 1911 में हुई थी के मुकाबले जनसंख्या में कमी आई थी। अब देखो क्या हुआ था कि 1911 से 1921 के दशक में अकाल पड़े थे, साथ ही साथ महामारियां फैली थी। जैसे अभी कोरोना काल हुआ था ना, वैसे के वैसे इन्फ्लुएंजा उस समय एक महामारी फैली थी। साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी उस समय। तो ये सारे कारण से मृत्यु दर जो है वो क्या होगा था कि मृत्यु दर ज़्यादा थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि कुल जनसंख्या में 0.31% की नेगेटिव ग्रोथ हुई थी, मतलब गिरावट आई थी। इसके बाद भारत की जनसंख्या कभी नहीं घटी, इसीलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, उस प्रश्न के 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद में उसका जो राइट आंसर है ना, उस राइट आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए हमने इसे अच्छी तरह से यहाँ पे सारी चीजें लिखी है, ताकि इस एक प्रश्न को समझने के साथ साथ बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही है। और ये पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करा देंगे। आप हमारा एक नंबर नोट करिए, वैसे नंबर आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो, ये नंबर है हमारा। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल में आपको ये पीडीएफ इसकी शेयर कर देंगे। साथ ही साथ हमारी जितनी भी क्लासें होती है, उन सभी क्लासों का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी
जो ऐप है उस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे आप चाहें तो कोर्स भी देख सकते हैं, वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से सारी चीज़ें मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा छठा प्रश्न है, 1911 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? अब देखो, जब तक 1911 के बाद की हमारी जनगणना नहीं आ जाती, लेटेस्ट नवीनतम जो अभी आने वाली है, तो जब तक वो नहीं आ जाती तब तक हमें 1911 की जनगणना के आधार पर सारे आंकड़े रेडी करने हैं जो कि हमारे सिलेबस में है। तो जन घनत्व क्या होता है? किसी स्थान पर, मतलब एक मान लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग निवासरत हैं उन लोगों की संख्या को हम जन घनत्व कहते हैं, है ना। अब अगर ज्यादा लोग हैं तो जन घनत्व अधिक, अगर कम लोग हैं तो जन घनत्व कम होगा, विरल माना जाएगा। तो अब 2011 की जनगणना के हिसाब से एक औसत पूरे देश का निकाला जाता है, तो वो जन घनत्व हमारा कितना है? 325 है, 382 है, 412 है, या फिर 280 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो बिल्कुल आप सोचेंगे और राइट आंसर हमारा है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखो कि एक फैक्ट सवाल है जो परीक्षा में बार बार आता है, ध्यान देना। 2011 में भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2001 के 325 से काफी ज्यादा है। 2001 में 325 व्यक्ति था, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, है ना, ये नहीं पूछा जाएगा, बट 2011 का आपको याद रखना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखो, अब इसमें एक और चीज है कि यह घनत्व पूरे देश का औसत है, जबकि अगर राज्यों में पूछा जाए, है ना, कि सबसे ज्यादा किस राज्य का है, तो बिहार में 1106। अगर राज्यों के हिसाब से पूछा जाए कि किस राज्य का सर्वाधिक है, तो बिहार का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, ये 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एक खड़ी पाई है। तो सबसे ज्यादा किसका है? तो बिहार का है, कितना है? 1106। सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है, कितना है? ओनली 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखो, 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? प्रश्न को ध्यान से समझना है तो आप निश्चित रूप से आंसर दे पाएंगे। गोवा है, मिजोरम है, सिक्किम है, या अरुणाचल प्रदेश है? तो बिल्कुल सही पहचान आपने बच्चों, सिक्किम जो है ना, सिक्किम की जनसंख्या हमारे देश की सबसे कम है। यहाँ स्टूडेंट अक्सर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ध्यान देना है कि अरुणाचल प्रदेश का जन घनत्व सबसे कम है, जनसंख्या सबसे कम नहीं है। जन घनत्व अगर पूछा जाए, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासरत लोगों की संख्या को जन घनत्व कहते हैं। सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है, ओनली 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर कुल आबादी की बात की जाती है तो सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। 2011 में सिक्किम की जनसंख्या 6.1 लाख थी। इसका कारण जो है वो छोटा एरिया और विशेष करके वहां पे पहाड़ी इलाका है, तो इस कारण वहां पे कम लोग रहते हैं। अब देखो नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, कार्यशील जनसंख्या को किस आयु वर्ग में रखा जाता है? कार्यशील का मतलब है ऐसे लोग जो काम करते हैं, है ना। बाकी क्या होता है, जैसे आश्रित जनसंख्या है तो वो काम नहीं करती, उनका पेट भरना पड़ता है। तो कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग कौन सा है? 0 से 14 वर्ष, 15 से 59 वर्ष, 60 वर्ष से अधिक, या फिर 18 से 65 वर्ष? तो 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष का जो आयु वर्ग है, ये हमारा कार्यशील जनसंख्या माने जाता है। किसी भी देश की आबादी को 3 आयु वर्गों में बांटा जाता है। एक होता है आश्रित जनसंख्या। आश्रित मतलब जो छोटे बच्चे, विशेष करके 0 से लेकर के 14 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं, वो आश्रित जनसंख्या कहलाती है। फिर होता है कार्यशील जनसंख्या। 15 से लेकर के 59 साल के युवा और जो वयस्क होते हैं वो कार्यशील जनसंख्या में आते हैं। और फिर होते हैं वृद्ध आश्रित जनसंख्या। 60 वर्ष और उससे ऊपर के जो लोग हैं वो इसमें आते हैं, तीसरी कैटेगरी में। अब ये जो हमारी दूसरी कैटेगरी है, कार्यशील जनसंख्या जो है 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के जो का साल का जो ग्रुप है, ये ग्रुप आर्थिक रूप से प्रोडक्टिव माना जाता है, मतलब उत्पादन करता है, काम करता है और देश के विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। यही वर्ग काम करके कमाता है और बाकी 2 आश्रित वर्गों का पालन पोषण करता है। भारत को युवा देश इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा बहुत ज्यादा है, इसीलिए भारत कैसा देश है? एक युवा देश है। जिस देश में अगर वृद्ध ज्यादा हैं तो वो वृद्ध देश कहलाता है। चलिए नेक्स्ट
9वां प्रश्न देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है, लिंगानुपात कितना है भारत का? 933 पुरुष 1000 महिलाओं पर, या फिर 943, 927 या 951। तो बच्चों राइट आंसर यहाँ पे है 943 व्यक्ति, 943 पुरुष, है ना। लिंगानुपात एक जरूरी सामाजिक सूचक है जो समाज में महिलाओं की स्थिति को दिखाता है। 2011 में भारत की राष्ट्रीय लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं था। ये 2001 के 933 के आंकड़े से एक थोड़ा सा सुधार है। अब ये सारी चीजें जो है ये आप लोग इसमें पढ़ लेना। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10वां, निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात भारत में सर्वाधिक है? भारत में लिंगानुपात सर्वाधिक मतलब 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की ज्यादा संख्या में जो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, या फिर हरियाणा है? तो बच्चों इसका सही जवाब है हमारा जो केरल है ना। केरल साक्षरता के दृष्टिकोण से भी सबसे आगे है, और साथ ही साथ यहाँ पे स्त्री जो जनसंख्या है पुरुषों की तुलना में, लिंगानुपात वो भी ज्यादा है। केरल भारत में सामाजिक मामलों खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य में हमेशा आगे रहा है। इसका असर वहां के लिंगानुपात पर भी साफ दिखता है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात 1084 है, ध्यान रखना, यानी वहां प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिला है। यह भारत का एकमात्र बड़ा राज्य है जहां लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में है। इसकी मुख्य वजह उच्च महिला साक्षरता और साथ ही साथ बेहतर सामाजिक आर्थिक हालात हैं वहां के। तो हमने 10 प्रश्न किए हैं बच्चों, और इसी तरीके से कंप्लीट 50 प्रश्न है हमारे इस सीरीज में, फर्स्ट चैप्टर में। एक एक प्रश्न को अगर आप इस तरीके से समझोगे तो आपका ये टॉप जो पूरा चैप्टर है बिल्कुल कंप्लीट एकदम आसानदार रेडी हो जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन आपका इसमें से छूटेगा नहीं। मैं इस जब सीरीज फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद फिर वन लाइनर प्रश्न भी करेंगे, उसके बाद फिर बड़े प्रश्न भी करेंगे। शानदार तरीके से आपका बिल्कुल कंप्लीट रिविजन करवा देंगे, और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्लास में आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को हाइप करना है, मित्रों के साथ इसे शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसे शेयर करेंगे। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।